हेलो दोस्तों, नमस्कार। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का जवान था जिसके पिता मगध की सेना में बड़े अफसर थे, लेकिन किसी बात पर नाराज होकर मगध नरेश ने उन्हें जेल में डाल दिया था। उनकी एकमात्र आशा यही चंद्रगुप्त था जो बड़ा होकर अपने बाप का बदला ले सकता था, किंतु उसके सामने सबसे बड़ी चिंता यही थी कि अभी चंद्रगुप्त बच्चा है, फिर उसे कोई सलाह देने वाला भी नहीं था। चाणक्य राजा नंद को छोड़कर सीधे पाटलिपुत्र चले आए। वहां से सीधे रानी मुरा के पास पहुंचे। रानी मुरा ने अपने महलों में जैसा ही इस पंडित को देखा तो वह बहुत खुश हुई। भूखे ब्राह्मण को पहले तो मुरा ने भोजन करवाया, फिर अपने मन के दुख ब्राह्मण को अपना गुरु मानकर बता दिया। औरत की आंखों से निकलते हुए आंसुओं को देखकर ब्राह्मण चाणक्य का मन भी पिघल गया। उसने मन ही मन में यह निर्णय कर लिया कि वह इस मजबूर और बेसहारा स्त्री की हर हालत में मदद करेगा। इसी बीच चंद्रगुप्त भी बाहर से खेलकर अपने घर आ गया। अपने घर में अजनबी पंडित को देखकर उसने पहले तो कुछ आश्चर्य हुआ। वह दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनके पास बैठ गया। आप कहां से आए आचार्य? क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? बेटे, मेरा नाम आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य है। क्या आप ही आचार्य चाणक्य हैं जिनके बारे में सक्टार ने बताया था कि वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के आचार्य हैं? चंद्रगुप्त उनके निकट आकर पांव में झुक गया। हाँ बेटा, मैं ही वही आचार्य चाणक्य हूँ। सक्टार जी तो कह रहे थे कि आपने राजा नंद का विनाश करने की प्रतिज्ञा की है। हाँ बेटा, तभी तो मैंने अपनी चोटी खोल दी है। यह चोटी उस समय तक खुली रहेगी जब तक मैं उस घमंडी मूर्ख राजा का सर्वनाश नहीं कर दूंगा। मगर आप तो ब्राह्मण हैं, आपके पास ना तो कोई सेना है और ना ही कोई हथियार, फिर भी आप कैसे? चंद्रगुप्त, मेरे पास भले ही कुछ नहीं, मगर मेरे पास एक ऐसा दिमाग है जिससे मैं बड़े से बड़े शक्तिशाली राजा को हरा सकता हूँ। ये बात मत भूलो बेटे की बुद्धि ही बड़ी होती है, मगर फिर भी ये असंभव सा लगता है कि कोई सम्राट राजा नंद जैसे बहादुर को हरा सकता है। बेटे चंद्रगुप्त, क्या तुम मेरा साथ दे सकते हो? मैं चंद्रगुप्त की आवाज कांपने लगी। हाँ चंद्रगुप्त, तुम्हारे माथे की रेखाएं बता रही हैं कि तुम एक दिन महान बनोगे। तुम ही होने वाले सम्राट हो। क्या कह रहे हो आचार्य? क्या मैं भी कभी राजा बन सकता हूँ? यह सपना तो मैंने कभी देखा ही नहीं। चंद्रगुप्त, ये जरूरी नहीं कि आदमी वे सभी सपने देखे जो सत्य हो। आज ये बात अनहोनी सी लगती है, ये सपना सा लगता है, मगर चाणक्य नीति की आगे ये सब चमत्कार हो सकते हैं, ये सपने साकार हो सकते हैं। बालक, तुम मेरे साथ चलो। बस यही से आरंभ होती चाणक्य नीति। चंद्रगुप्त जैसे साधारण युवक को चाणक्य ने यवन सेना में एक सैनिक के रूप में भर्ती करवा दिया। यह उस समय की बात है जब तक्षशिला विश्वविद्यालय सारे संसार में प्रसिद्ध था। उसी समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तक्षशिला पर उसी समय पुरु का राज्य था। भारतवर्ष के इतिहास में सिकंदर और पुरु का युद्ध तो बहुत प्रसिद्ध है। अपनी फूट के कारण विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश को लूटते रहे, नष्ट करते रहे। चाणक्य नीति का एकमात्र लक्ष्य था अपने शत्रु से बदला लेना, किंतु ये बात भी तो सत्य थी कि इसके लिए चाणक्य को एक ऐसे बहादुर युवक की जरूरत थी जो इस नीति को असली रूप दे सके। चंद्रगुप्त ये एक ऐसा विश्वास पात्र युवक था जो उस समय यह सारा कार्य कर सकता था। उसे यह देखकर एक साधारण पंडित ने अपनी बुद्धि से जो महान कार्य आरंभ किया, उसे शायद यह युवक चंद्रगुप्त भी नहीं समझता था। हाँ, केवल चाणक्य ही जानते थे कि उन्होंने पाटलिपुत्र अधिकार जमाने के लिए क्या कुछ करना है। आचार्य स्वयं एक झोपड़ी में रहते हुए चंद्रगुप्त को आदेश देते रहे और उनके इशारों पर ही वह सेना में रहते हुए सब कुछ करता रहा। रातों की चोरी से वह आचार्य से मिलता और सेना के सारे भेद उन्हें देता रहा। जैसे ही तक्षशिला पर आक्रमण का इशारा हुआ तो वहां के सारे विद्वान आचार्य चाणक्य के पास आकर उनसे इस बारे में पूछने लगे कि अब इस महान नगर का क्या होगा। आचार्य ने हंसकर उत्तर दिया, देखो मित्र,
इस समय तो स्थिति चल रही है, उसे देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि ये युद्ध यहाँ नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्या आप समझते हैं कि तक्षशिला नरेश बुजदिल है जो सिकंदर से युद्ध नहीं करेगा? ये बात नहीं मित्रों, मैं तो केवल हालत को देखकर बात करता हूँ। मुझे ये नजर आ रहा है कि ये युद्ध केवल नदी के तट पर तक ही सीमित होगा। फिर लोगों ने जब ये देखा कि आचार्य जी की भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली तो सब के सब उन्हें मान गए। उधर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सेना में भेजकर उससे युद्ध के सारे दांव पेच सीखने का पूरा अवसर दिला दिया। स्वयं मगध के किसी भी भाग में जाकर सख्तर संपर्क किए हुए अपने जासूसों को तैयार करने लगा। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने अपमान का बदला चुकाना। उधर जैसे ही मगध वासियों ने यह खबर सुनी कि सिकंदर की महान सेना तक्षशिला से ही वापस चली गई तो सब हैरान रह गए थे कि किसी को पता था कि ये सब भी चाणक्य नीति का ही एक भाग्य। चाणक्य भले ही उस समय मगध में थे मगर उनके जासूस तक्षशिला में काम कर रहे थे और उनमें सबसे बड़ा श्रेष्ठ चंद्रगुप्त भी ये सारे काम संभाले हुए थे। और फिर जब लोगों ने यह सूचना सुनी कि ये विद्रोह तो चंद्रगुप्त के साथ मिलकर उसके जासूसों ने ही करवाया है, ये एक चाणक्य नीति का ही भाग था। चंद्रगुप्त इस युद्ध में लड़ाई के सारे दांव पेच अच्छी तरह सीख गया था। ये तो चाणक्य चाहते थे कि चाणक्य नीति की अगली कड़ी ये थी कि राजा नंद की सेना में चंद्रगुप्त को भर्ती करवा दिया जाए। ये मार्ग था चंद्रगुप्त को राजगद्दी तक पहुंचाने का। जो चाल सिकंदर की सेना के साथ चली गई थी वही चाल नंद की सेना में चली जाने लगी। चंद्रगुप्त चाणक्य नीति के सारे सेना में विद्रोह की आग भड़कने लगा और फिर इतिहास की एक नई करवट बदली। नंद की आधी से अधिक सेना चंद्रगुप्त के साथ मिल गई। राजा नंद अकेले पड़ गए। चंद्रगुप्त के राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया और राजा नंद को बंदी बना लिया। चंद्रगुप्त सम्राट बना। राजा नंद को जंजीरों में जकड़कर जब चंद्रगुप्त के सामने पेश किया गया तो सामने बैठे थे महापंडित चाणक्य। राजा नंद ये देखकर हैरान रह गए। यह तो वही काला कलूटा पंडित था जिसका अपमान करके अपने दरबार से निकाला था। फिर राजा नंद को मौत की सजा मिली। चाणक्य नीति की यही सबसे बड़ी विजय थी।